Chairman and the Chief Executive Councillor, LASTC, Kargil, Sri Haji Muhammad Hanifa, Member of Parliament, Ladakh, General Dheeraj Seth, Chief of Army Staff, Lieutenant General Prateek Sharma, Yoshin C, Northern Command, Sri Ashish Kundra, Chief Secretary, Ladakh, Lieutenant General Madan Raj Pandey, GOC 14 Corps, Air Marshal Ashish Singh, Senior Air Staff Officer, Western Air Command, यहाँ मौजूद सभी अधिकारीगण, जवानों और उनके परिवारजन, मेरे प्यारे एनसीसी के कैडेट्स एवं छात्रों, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, सर्वप्रथम मैं कारगिल दिवस के अवसर पर भारत माता के उन जाबाज सपूतों को नमन करता हूं जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहूति देने में पीछे नहीं हटे। मैं ऑपरेशन विजय की सफलता के 26 वर्ष पूरे होने पर समस्त देशवासियों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, कारगिल भारत माता के मुकुट में जुड़े हुए किसी हीरे के समान है और आज द्रास में कारगिल की इस वीर भूमि पर आप सभी सैनिकों के बीच उपस्थित होकर मैं जिस गर्व की अनुभूति कर रहा हूं उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। साथियों, जो तिरंगा आज इस मेमोरियल पर इतनी शान के साथ लगा रहा है, इसकी आन बान और शान की एक बहुत बड़ी कीमत है। आज से ठीक 27 वर्ष पहले 1999 की जुलाई में हमारी मातृभूमि पर कायरतापूर्ण और कुटिल हमला हुआ था। पाकिस्तान ने अपनी सेना के घुसपैठियों के माध्यम से छल बल और धोखे का सहारा लेते हुए हमारी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। ये वो चोटियां थीं जो सर्दियों में खाली रहती थी और दुश्मन ने उसी संधिकाल का फायदा उठाया। लेकिन दुश्मन हमारी सेना के शौर्य और संकल्प की ऊंचाई को भांपने में चूक गया। हमारे जवानों ने सिर्फ पहाड़ की ऊंचाइयों को ही नहीं है बल्कि मानवीय सीमाओं की हर परिभाषा को भी पार करके दिखाया सारी दुनिया को। कारगिल युद्ध केवल भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय नहीं थी मित्रों, वह एक ऐसा क्षण था जब पूरी दुनिया ने भारतीय सैनिकों का अदम्य साहस देखा, उनका शौर्य देखा। कारगिल युद्ध के समय भारतीय जवानों की वीरता का ऐसा इतिहास रचा था जो हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय है। भारतीय सैनिकों के अद्वितीय शौर्य के बारे में फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी और यूएसए में भारत के एम्बेसडर रहे नरेश चंद्रा जी से यूएस आर्म्ड फोर्सेस के एक जनरल ने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स मैरिन्स भी शायद वह नहीं कर पाते जो भारत के जवानों ने कारगिल में करके दिखाया है। उस जनरल ने कहा था कि गोलियों के बौछार के बीच पहाड़ पर चढ़ते जाना, अपने सामने अपने साथियों को शहीद होते हुए देखना, फिर भी बिना रुके शिखर पर पहुंचकर दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई लड़ना, ऐसा असाधारण शौर्य केवल भारतीय सैनिक ही दिखा सकता है। उस अमेरिकी जनरल ने आगे कहा था कि कोई आम आदमी समझ भी नहीं सकता है कि कारगिल में भारतीय जवानों ने क्या कर दिखाया था। साथियों, आप जानते हैं 18,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई है, जहां तापमान रात को -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां ऑक्सीजन की भारी कमी हो, जहां साधारण इंसान का जीवित रहना ही अपने आप में एक चुनौती है और उसके ऊपर एक और चुनौती थी स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज, यानी दुश्मन ऊपर और बंकरों में सुरक्षित बैठा हुआ था और हमारे जवानों को सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़कर उनकी गोलियों की बौछार का सामना करते हुए नीचे से ऊपर की ओर उन्हें आक्रमण करना था। मिलिट्री साइंस की हर किताब में यह एक असंभव सा ऑपरेशन था,
लेकिन हमारे जवानों के शौर्य के सामने हर किताबी ज्ञान छोटा पड़ गया। साथियों, और हमारी इस विजय का मूल्य हमारे 500 से अधिक वीर सपूत ने अपना अनमोल जीवन देकर चुकाया है। मुझे उनकी संख्या उस समय 546 है। मुझे अच्छे से याद है कि उस दौर में जब हमारे बलिदानियों के पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटे हुए उनके गांव और शहरों में पहुंच रहे थे, तो उस समय जो करुणा और गौरव का मिला जुला भाव भरा था, वो कभी भुलाए नहीं भूला जा सकता है। कोई नई नवेली दुल्हन थी जिसके हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा था, लेकिन उसके माथे का सिंदूर धुल गया। कोई मां थी जो अपने लाल के लौटने की राह देखते देखते अपनी आंखों की ज्योति खो बैठी। किसी के बच्चे ने तो अपने पिता का चेहरा सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था। उन बलिदानियों की उम्र 22 साल, 24 साल, 26 साल थी। उनकी पूरी जिंदगी उनके सामने पड़ी हुई थी। हजारों सपने आंखों में थे, लेकिन जब राष्ट्र ने पुकारा, उन्होंने बिना किसी हिचक के अपने सारे सपने, अपना पूरा भविष्य इस देश के हवाले कर दिया। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन की उन सारी परेशानियों को दरकिनार करते हुए राष्ट्र के अस्तित्व को बचाने का पुरजोर प्रयास किया, क्योंकि उनके मन में यह भावना थी, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। साथियों, आज भी हमारी माताएं अपने बच्चों को जब वीरता की कहानियां सुनाती हैं, तो उनकी कहानियों में कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा और इन जैसे न जाने कितने वीरों का जिक्र होता है। हमने इन वीरों को अपनी धरोहर बनाकर रखा है और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां इनके शौर्य से प्रेरणा सदैव लेती रहेंगी। और साथियों, यही कारण है कि कारगिल विजय दिवस हमारे लिए एक सामान्य दिवस भर नहीं है। यह हर उस नौजवान के लिए प्रेरणा का दिन है जो व्यक्तिगत सफलता और राष्ट्रीय कर्तव्य के बीच का अंतर समझना चाहता है। यह दिन हमें सिखाता है कि सैक्रिफाइस और सर्विस का भाव ही किसी भी राष्ट्र की रीढ़ हुआ करता है। साथियों, कारगिल के वार मेमोरियल में आपको पूरा भारत देखने को मिलेगा। इन बलिदानियों में आपको हिमाचल, नागालैंड, मेघालय, तमिलनाडु और भारत के हर क्षेत्र का नाम देखने को मिलेगा। इनमें आपको मंदिर जाने वालों का नाम देखने को मिलेगा, यहां मस्जिद जाने वालों का नाम आपको देखने को मिलेगा, तो वहीं गुरुद्वारे और गिरजाघरों में जाने वालों का नाम भी यहां आपको देखने को मिलेगा। साथियों, इन तमाम विविधताओं के बावजूद इन बलिदानियों का खून एक ही रंग का है और यह खून इसी एक मिट्टी में गिरा है। जो लोग इस देश को तोड़ने के सपने देखते हैं, उन्हें एक बार इस दीवार को देखना चाहिए। यह दीवार अपने आप में उनके दुस्वप्नों का एक जवाब है। साथियों, हमारे बहादुर सैनिकों ने हमेशा अपने शौर्य का परिचय दिया है, पराक्रम का परिचय दिया है। अभी हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का 1 वर्ष पूरा किया है। उस ऑपरेशन के दौरान हमारी जाबाज सेना के जवानों ने, अधिकारियों ने आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को ऐसा जवाब दिया है जिसे वे आजीवन कभी भूल नहीं पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत को आतंकवाद के सहारे डराने का सपना देखने वालों का अब अंजाम क्या होगा। भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है। और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं कि भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है,
जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ही यह साफ कर दिया है कि भारत अब आतंकियों और उनका पोषण करने वाली सरकारों को अलग अलग करके नहीं देखेगा। साथियों, कारगिल युद्ध को बीते हुए लगभग 27 साल गुजर गए हैं और इन वर्षों में आज भारत और पाकिस्तान के रास्ते साफ साफ अलग दिख रहे हैं। आज भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन के नए रास्ते खोज रहा है। भारत चिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत से भी कंडक्टर्स बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। भारत स्पेस मिशंस के लिए जाना जा रहा है तो पाकिस्तान प्रॉक्सी मिशंस चला रहा है। भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेज रहा है तो पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों को सीमाओं के पार भेजने में लगा हुआ है। भारत दुनिया को सॉफ्टवेयर दे रहा है तो पाकिस्तान दुनिया को स्लीपर सेल्स दे रहा है। भारत डाटा सेंटर्स बना रहा है तो पाकिस्तान रेडिकल सेंटर्स बना रहा है। भारत यूपीआई से दुनिया को जोड़ रहा है तो पाकिस्तान हवाला से आतंकवाद को जोड़ रहा है। यानी हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपने घटिया मंसूबे लेकर हमारी समृद्धि, हमारी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में रोड़ा लेकर आता है तो उसे करारा जवाब देने के लिए हमारी बहादुर सेनाएं बराबर तैयार बैठी हैं। साथियों, आजकल आप देख रहे होंगे दुनिया के अनेक क्षेत्रों में इस समय कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। कई जगहों पर कई वर्षों से युद्ध चल रहा है। मिडिल ईस्ट और रशिया यूक्रेन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट भी वर्षों से चल रहे हैं। ऐसे लंबे संघर्ष केवल सेनाओं की ही नहीं बल्कि पूरे समाज और पूरे राष्ट्र की क्षमता, उसके धैर्य और उसके संकल्प की भी ये परीक्षा लेते हैं। आज भारत के पास एक कैपेबल और प्रोफेशनल आर्म फोर्स है जिन पर हमें नाज है और इसके साथ साथ हमारे पास विभिन्न रिजर्व फोर्सेस तथा अन्य सहयोगी व्यवस्थाएं भी हैं। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल वर्दीधारी सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं बनती है बल्कि 140 करोड़ से अधिक जो हमारे देशवासी हैं, इन देशवासियों का यह सामूहिक दायित्व है। प्रत्येक नागरिक के भीतर राष्ट्र प्रथम का भाव, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा सदैव जागृत रहनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि हर नागरिक को सैनिक बनाना है, लेकिन हर नागरिक में सैनिक जैसी चेतना अवश्य ही हमको जगानी है और यह होनी भी चाहिए। यदि कभी राष्ट्र ऐसी परिस्थिति का सामना करे जहां देश को अपने नागरिकों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग की आवश्यकता हो तो प्रत्येक भारतीय मानसिक रूप से, नैतिक रूप से और जरूरी ट्रेनिंग के साथ साथ राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आने को सदैव तैयार है। जिस तरह से हर सैनिक पहले एक भारतीय होता है, उसी तरह प्रत्येक भारतीय के भीतर भी एक सैनिक का साहस, एक सैनिक का अनुशासन और राष्ट्रभक्ति सदैव यह जीवित रहनी चाहिए। साथियों, अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल से मैंने शौर्य विजय यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। वो राइडर्स अपने साथ नेशनल वार मेमोरियल की पवित्र मिट्टी का एक कलश लेकर आए और आज वही मिट्टी कारगिल वार मेमोरियल पर अर्पित हो रही है। मुझे लगा कि जब आप सभी राइडर्स इतनी लंबी बाइक रैली करके यहां कारगिल में आ सकते हैं तो मैं भला इस अवसर पर यहां कैसे न आता।
आपकी यह बाइक रैली भी उसी एकता की भावना की प्रतीक है। आपकी बाइक रैली भी उसी एकता की भावना की प्रतीक है जिस भावना को हमारे सैनिक अपने अंदर धारण किए हुए होते हैं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम जब 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हैं, यह संकल्प सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का नहीं है, बल्कि यह स्ट्रेटेजिक पावर, कल्चरल प्राइड और सोशल हार्मनी का भी एक संकल्प है। और यह संकल्प तभी सिद्ध होगा जब राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में हम सब कारगिल के शहीदों जैसी निष्ठा और कर्तव्य परायणता का परिचय देंगे। साथियों, हमारी सरकार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। कारगिल युद्ध ने हमें सिखाया था कि हमें अपनी सीमाओं पर हर मौसम में, हर परिस्थिति में हमेशा सजग रहना होगा। और इसलिए हमने न केवल अपनी सीमाओं पर बुनियादी ढांचे को ही मजबूत किया है, बल्कि अपनी सैन्य ताकत को भी समय के अनुसार जितना आधुनिकतम बना सकते थे बनाया है, और इसे और आधुनिकतम बनाने का सिलसिला आगे भी यह जारी रहेगा। चाहे वह श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी के समय शुरू की गई स्ट्रेटेजिक रोड प्रोजेक्ट्स की बात हो, या आज सीमाओं पर बन रहे टनल्स और ब्रिजेज की, हमने हर वो काम किया है जो हमारे जवानों की ऑपरेशनल इफिशिएंसी को वो बढ़ा रहा है। आज हम न केवल जमीन पर बल्कि स्पेस और साइबर डोमेन में भी उतने ही सक्षम हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत साथियों, हम रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, चूंकि मैं कारगिल में हूं, तो मुझे इसी संदर्भ में परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की पंक्तियां याद आ रही हैं। उन्होंने एक बार कहा था, अगर मौत मेरे पूरे कर्तव्य को पूरा करने से पहले आ गई तो मैं कसम खाता हूं कि मैं मौत को ही मार दूंगा। यह वाक्य अपने आप में यह दिखाता है कि हमारे सैनिक अपने कर्तव्य के सामने मौत को भी कुछ नहीं समझते। इसी तरह कैप्टन विक्रम बत्रा ने भी कहा था, तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसमें लिपट कर आऊंगा, पर आऊंगा, जरूर आऊंगा। साथियों, लोग मुसीबतों से बचते हैं, परेशानियों से लोग भागते हैं, किसी भी खतरे से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक चोटी पर कब्जा करने के बाद कहा था, ये दिल मांगे मोर, यानी रुक कर बैठ जाना हमारे जवानों की यह फितरत नहीं है। सारी दुनिया को समझ लेना चाहिए, हमारे पड़ोसी को भी समझ लेना चाहिए। और आज यही भावना हमारी रक्षा नीति में भी पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखती है। जब हमारी सरकार बनी थी तो भारत 65 से लेकर 70% डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता था, लेकिन आज इसके ठीक विपरीत हम 65% डिफेंस इक्विपमेंट भारत में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लेकिन साथियों, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, और प्रधानमंत्री जी का जैसा हमारा संकल्प है उस आधार पर भी आश्वस्त करना चाहता हूं, लेकिन हम यहीं रुकेंगे नहीं। आज हमारे सैनिकों के पास इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम आकाश तीर है। हमने नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल बना ली है। हमारे पास पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा है, प्रचंड और ध्रुव जैसी स्वदेशी हेलीकॉप्टर हैं, तेजस लड़ाकू विमान है, अर्जुन टैंक है, और आधुनिक ड्रोन तथा काउंटर ड्रोन सिस्टम। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। लेकिन अभी भी ये दिल मांगे मोर, हम इतने पर नहीं रुकेंगे। आगे भी हम भारत में ही अधिक मॉडर्न वेपन्स, नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, सबमेरिन्स और मिसाइल्स बनाने के लिए कार्य करते रहेंगे। लेकिन साथियों, सिर्फ सरकार के प्रयास से ही यह पर्याप्त नहीं है। राष्ट्र की सुरक्षा
सिर्फ सीमाओं पर तैनात जवानों का काम नहीं है, यह हर नागरिक का कर्तव्य है। और कारगिल ने हमें दिखाया है कि जब देश पर संकट आया तो जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा की सारी दीवारें अपने आप ढह गई। यह भावना, यह एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, मैं सरकार की तरफ से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत के सैनिकों का कल्याण और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा हमारी सबसे पहली यह प्राथमिकता है। वह समय गया जब दिल्ली में बैठे हुए लोग सेना को प्राथमिकता नहीं देते थे। आज दिल्ली में भी वैसे लोग बैठे हुए हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए सेना को घर में घुसकर मारने की भी खुली छूट दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी सेना के पास पहले यह क्षमता नहीं थी, पहले भी थी। हमारी सेना पहले भी इतनी शक्तिशाली थी, बस कमी थी तो एक पॉलिटिकल विल पावर की, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। और मैं आप लोगों को यहां इस मंच से विश्वास दिलाना चाहता हूं साथियों कि केंद्र सरकार की पॉलिटिकल विल पावर, राजनीतिक इच्छा शक्ति में कोई कमी न है, न भविष्य में कोई कमी आने पाएगी। सरकार पूरी तन्मयता से अपनी सेना के साथ खड़ी है। देश की जनता और देश की संसद अपने सैनिकों पर पूरा भरोसा करती है। और हम ये जानते हैं कि जब तक आप सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी किसी के अंदर नहीं हो सकती है। साथियों, केवल कारगिल ही नहीं है, बल्कि आजादी के बाद से आज तक जब जब इस राष्ट्र के सामने चुनौती आई है, तब तब आप जैसे वीर सैनिकों ने अपने अदम्य साहस, अनुशासन और सर्वोच्च बलिदान से भारत का गौरव विश्व पटल पर और अधिक ऊंचा किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी आगे भी इसी समर्पण, निष्ठा और पराक्रम के साथ मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते रहेंगे। यह देश सदैव आपका ऋणी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को ऑपरेशन विजय की गौरव गाथा और कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।